एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, इस चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए लेके आते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, आज यूनिट 9 इसका लास्ट वीडियो है। यूनिट 9 भी कंप्लीट कर ली। मेन जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर दिए, तो आप भी फ्री में सारी चीजें देख सकते हैं। उसके बाद अब हम सिर्फ PYQs लेके आएंगे। फ्रेंड्स देखिए, इसके जो मेन टॉपिक थे वही हम लेके आए आज इस छोटी सी क्लास में। जो टॉपिक हमारी समझ से पढ़ना, जिनके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक था, वो हम लेके आए हैं। तो आप भी 5-10 मिनट के लिए हमारे साथ बने रहिए और ये सारी चीजें बहुत ही कम समय में एक बार देखिए, और वीडियो एक बार देखेंगे तो वो दिमाग में चीजें जरूर रहेंगी आपके। अगर इनसे संबंधित क्वेश्चन आता है तो पक्का एग्जाम में आप कर ले जाएंगे। तो देखिए, जल्दी फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, यूनिट वाइज क्लास पढ़ने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। तो देखिए, यूनिट 9 में आज हम परिवर्तन, देखिए परिवर्तन प्रबंध कल के वीडियो में पढ़ा था क्या होता है। तो परिवर्तन का जापानी मॉडल क्या है ये हम पढ़ेंगे। इसके बारे में अत्यंत आवश्यक है जानना। और उसके बाद में और भी मॉडल हैं, कुछ चीजें हैं, और लागत लाभ विश्लेषण, लागत प्रभावी विश्लेषण, यहाँ से भी प्रश्न आता है, वो भी हम देखेंगे। तो देखिए, परिवर्तन का मॉडल जस्ट इन टाइम मॉडल, ये जापानी मॉडल है। कैसे, देखिए क्या इसमें होता है कि जापान में प्रचलित इस मॉडल को क्या टोयोटा उत्पादन प्रणाली भी कहा जाता है। टोयोटा उत्पादन प्रणाली भी कहा जाता है। ये देखिए, किसी कंपनी फैक्ट्री से संबंधित जो उत्पादन प्रक्रिया, वहां से संबंधित ये है। देखिए क्या है कि इस मॉडल की उत्पत्ति और विकास मुख्यतः कहाँ हुआ था, जापान में, मुख्यतः 1960 और 70 के दशक में, विशेष रूप से टोयोटा में हुआ। तो आपको याद क्या रखना है, जस्ट इन टाइम मॉडल। एक तरफ लिखा होता है जापान, अमेरिका, सारी चीजें, तो फटाक से आपको इसको जापान के साथ मैच कर देना है। या जापान नहीं लिखा होता तो टोयोटा लिखा होता है इससे संबंधित शब्द, तो भी आप मैच कर लेंगे। उसके बाद देखिए क्या, जापान में जस्ट इन टाइम मॉडल को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया गया था। और इस दौरान देखिए क्या होता है कि पूंजी का अभाव, जब भाई विश्व युद्ध हुआ तो पूंजी का अभाव, मतलब पैसे की कमी, और उपयुक्त भूभाग का भी अभाव था। प्राकृतिक संसाधनों के अभाव एवं बेरोजगारी जैसी, जब सारी चीजों का अभाव है तो जाहिर सी बात है क्या कि बेरोजगारी फैलेगी। तो उस समय क्या होता है कि बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्या के कारण जापान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। तो तभी जो है ये मॉडल लाया जाता है। कैसे, देखिए, तो इन समस्याओं की, जो अभी अभी समस्याएं आपने पढ़ी क्या, कि भूभाग की कमी और पूंजी की कमी और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, तो क्या होता है कि इन समस्याओं का सामना करने के लिए क्या होता है, जापान में लघु स्तरीय फैक्ट्री के निर्माण पर बल दिया गया। जब सारी चीजों की कमी है तो बड़े बड़े फैक्ट्री और बड़े बड़े कारखाने तो लगाए नहीं जा सकते। तो क्या है कि भाई जापान में लघु स्तरीय फैक्ट्री के निर्माण पर बल दिया गया, और इस प्रकार कम पूंजी, कम निवेश और कम स्थान एवं कम संसाधनों के माध्यम से जापान विकास के मार्ग पर अग्रसर होने लगा। इसका उद्भव बृहद, मतलब बड़ा होता गया, और इस क्रम में जस्ट इन टाइम मॉडल का उद्भव हुआ। तो यही है जस्ट इन टाइम मॉडल। आपको याद रखना है ये कहाँ से संबंधित, जापान। तो इतना बस याद रखना है, बाकी सारी चीजें नहीं। और जब थ्योरी जैसी आपने पढ़ ली, जापान में ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो तो वैसे ही याद रहेगा। बस इसको याद रखना है कि प्रश्न मैचिंग में यहाँ से आ सकता है, तो उससे संबंधित शब्द कौन सा, जस्ट इन टाइम मॉडल। तो जापान मिलता है, टोयोटा मिलता है, तो आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पोका योक मॉडल। एक मिनट, पोका योक मॉडल ये क्या है, देखिए ये भी क्या है, पोका योक है फ्रेंड्स। पोका योक, ये जो यहाँ पे लिखा है पोका योक, ये क्या है, जापानी ही शब्द है ये भी, जिसका तात्पर्य क्या होता है, देखिए गलती से अशुद्धियों की जांच या अनजाने में त्रुटि की रोकथाम करना। तो जो कुछ कमियां अशुद्धियां होती हैं उनकी गलती से अनजाने में रोकथाम करना, मुख्य रूप से गलत प्रूफिंग या त्रुटि प्रूफिंग प्रक्रिया को संदर्भित करता है ये। तो जहाँ पे त्रुटि से संबंधित कुछ बात आए तो है शब्द ये भी जापान का है, पोका योग मॉडल। देखिए वो था जस्ट इन टाइम मॉडल, जहाँ पे कम पूंजी और सभी बेरोजगारी से संबंधित समस्या, वो कौन सा था, जस्ट इन टाइम मॉडल, जापान से संबंधित था। लेकिन ये पोका योग शब्द तो जापान से ही है, लेकिन यहाँ त्रुटियों की बात की जाएगी। त्रुटि प्रूफिंग प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह तकनीक त्रुटि को समाप्त करके क्या करता है, उत्पादों और प्रक्रियाओं की गुणवत्ता और विश्वास में काफी सुधार कर सकते हैं। वह पोका योग का मुख्य उद्देश्य क्या है, शून्य त्रुटियों को प्राप्त करना। मतलब जो उत्पादन प्रक्रिया है, कोई फैक्ट्री कंपनी है, उसमें गलतियां कमियां बिल्कुल भी ना हो, जिससे क्या होगा, सारे लाभ ही होंगे, हानियां कुछ
नहीं होंगी। तो ये है पोका योग मॉडल फ्रेंड्स, उसके बारे में थोड़ा सा जान लिया। उसके बाद में देखिए यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पक्का आ जाते हैं कि लागत लाभ विश्लेषण क्या है या लागत प्रभावी विश्लेषण क्या है। जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा होता है सब्जेक्ट उनको ये चीजें मालूम भी होती है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं इसको देखते हैं। देखिए लागत लाभ विश्लेषण, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। देखिए ये इसके नाम से स्पष्ट है, लागत लाभ विश्लेषण। जो लागत आप लगाएंगे किसी चीज में उससे कितना लाभ और कितनी आपने लागत लगाई उसमें और कितना आपको लाभ प्राप्त हुआ। तो देखिए लागत लाभ विश्लेषण को लाभ लागत विश्लेषण भी कहा जाता है। क्या? लागत लाभ विश्लेषण को लाभ लागत विश्लेषण। बात एक ही है कि लाभ कितना हुआ, लागत कितनी लगाई थी, या लागत कितनी लगाई, लाभ कितना हुआ। देखिए इस मॉडल को एक कार्य के लाभ के उद्देश्य के साथ साथ संबद्धता की पहचान करने के लिए पहचान करके है करके लाभों को घटाकर बनाया गया। कैसे? अब जैसे आपने कितना पैसा लगाया फिर कितना बेनिफिट हुआ उससे, उसको जो लाभ प्राप्त किया आपने उस लाभ को जब घटा देंगे फिर कितनी लागत बचेगी तो आप जान सकेंगे कि कितनी आपने लगाई थी और कितनी मतलब उससे घटकर आए, तो आप प्राप्त कर लेंगे कितनी लागत आपने लगाई कितना लाभ हुआ। तो यही है लागत लाभ विश्लेषण। एक लागत लाभ विश्लेषण ठोस परिणाम देता है। उसके बाद में देखिए फिर लागत प्रभावी विश्लेषण क्या है। लागत प्रभावित विश्लेषण, देखिए ये लागत है, लागत प्रभावी विश्लेषण लागत लाभ विश्लेषण का एक विकल्प माना जाता है। कैसे? देखिए लागत प्रभावी विश्लेषण के माध्यम से विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा प्रणाली में भी मौलिक एवं व्यवहारिक सुधार लाया जाता है। देखिए लागत प्रभावित विश्लेषण का अध्ययन विभिन्न उपचारों के दृष्टिकोण से किया जाता है। इसमें क्या है, लागत प्रभावित विश्लेषण, इसमें प्रभाव देखा जाता है। मान लीजिए किसी शिक्षा प्रणाली में, शैक्षिक प्रक्रिया में या शिक्षण संस्थान में आपने लागत लगाई और उससे कितना मतलब प्रभाव पड़ा, कितनी चीजें हैं, ये भी एक तरीके से लाभ कितना हुआ। तो लाभ यहाँ पैसा या किसी प्रोडक्ट का नहीं। जब जैसे शैक्षिक प्रक्रिया में या शिक्षण संस्थान में आपने लागत लगाई फिर आप देखेंगे कि प्रभाव, उसका प्रभाव कैसे देखेंगे कि उसे बच्चों को देखेंगे कितनी शिक्षा कैसे किस प्रकार की अचीव की, गुणवत्ता उसकी देखेंगे क्या क्या कर पाए। तो ये है क्या, लागत प्रभावित विश्लेषण। यहाँ पे इसका प्रभाव देखा जाता है, लागत आपने लगाई उसका प्रभाव। तो ये लागत प्रभावी विश्लेषण आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए यूनिट 9 में दो टॉपिक और छोटे छोटे से हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर फर्स्ट में भी है। देखिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद क्या है। देखिए ये राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद भारत सरकार के अधीन एक उच्च शिक्षण संस्थान है जिसकी स्थापना कब 1994 में हुई थी। नैक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। संसद का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। देखिए राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन, जल्दी जल्दी देखिए समय कम है, बस थोड़ा थोड़ा अब थ्योरी पढ़ने का वैसे भी समय नहीं, लेकिन हमारे चैनल पर आज यूनिट 9 की लास्ट क्लास है। तो क्या है, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद को किसी भी शैक्षणिक संस्था की गुणवत्ता की स्थिति समझने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या है, ये क्वालिटी का मूल्यांकन करने के लिए, गुणवत्ता, किसी चीज की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए संस्था में, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक शैक्षिक प्रक्रियाओं में संस्था का प्रदर्शन, पाठ्यक्रम का चयन, उसका क्रियान्वयन किस प्रकार हो रहा है, शिक्षण अधिगम का मूल्यांकन, शिक्षण जो किया जा रहा है, बच्चे जो सीख रहे हैं, अधिगम मतलब सीखना, उसका मूल्यांकन करना, छात्रों के परिणाम उनका भी मूल्यांकन करना, संकल्प सदस्यों का अनुसंधान कार्य, जो संबंधित सदस्य हैं उनसे संबंधित रिसर्च कार्य करना। तो मतलब एक तरीके से जो भी है पाठ्य सभी प्रकार के मूल्यांकन, चाहे वो पाठ्यक्रम हो, चाहे वो क्रियान्वयन हो, या शिक्षण अधिगम का मूल्यांकन हो, या छात्रों ने जो परिणाम रिजल्ट प्राप्त किया उसका मूल्यांकन सही प्रकार से क्या, तो इन सारी चीजों का मूल्यांकन किसके द्वारा? नैक के माध्यम से। तो ये है क्या, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद परिषद। उसके बाद एक और छोटा सा देखिए, भारतीय गुणवत्ता परिषद, QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये क्या है, इसकी स्थापना जल्दी से देख लीजिए। भारतीय गुणवत्ता परिषद ये क्या है, भारत सरकार का एक अंग है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, किसकी? QCI की।
1997 में हुई थी। भारतीय उद्योग की सहायता से की गई थी। देखिए 1992 में ही क्या होता है, देखिए स्थापना 1997 में, लेकिन 92 में ही क्या होता है, भारत सरकार ने गुणवत्ता की जांच के लिए एक प्रत्यायन अंग गठित करने की योजना बनाई थी। लेकिन 1997 में क्या होता है कि भारत सरकार ने भारतीय गुणवत्ता परिषद के गठन को मंजूरी प्रदान की। मंजूरी देखिए 1997 में, लेकिन योजना 1992 में ही बना ली थी। तो यही है क्या, क्यूसीआई, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको चीजें समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो अब हम सिर्फ पीवाईक्यूज की क्लास आपके समक्ष लेके आएंगे, जितने क्वेश्चन हो सकेंगे इम्पोर्टेंट। बस क्या है कि 2020 से लेके 24 तक हम लेके आएंगे, हो सकेगा तो 18 से भी ले लेंगे, 18 से 20 तक। तो इस चैनल को भाई सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि हम इस छोटे से प्रयास को आगे बढ़ा सकें। और बहुत अधिक चीजें फ्री में यूट्यूब पर ही सारी चीजें हम कोशिश करके लाने की कोशिश करेंगे। देखिए जून तक तो हमने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन कुछ पीवाईक्यूज भी लेके आ रहे थे और लेके आएंगे। लेकिन जून के बाद भी क्या होगा कि इससे अगले उसमें और अच्छी तरीके से सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो आज की